क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी पर कब्जा करने के लिए सोनिया गांधी ने सीताराम केसरी जैसे बुजुर्ग नेता को बेइज्जत करके उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया था? और क्या सचमुच सोनिया गांधी ने साल 2004 में खुद से प्रधानमंत्री का पद ठुकराया था, या फिर एक विदेशी होने की वजह से उनसे ये मौका छीन लिया गया था? और क्या वाकई में राजीव गांधी की मौत होने का एहसास सोनिया गांधी को बहुत पहले से हो चुका था? और क्या ये सच है कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर करोड़ों रुपए का महा घोटाला किया था? इन सभी सवालों के जवाब हमें सोनिया गांधी की जिंदगी के पन्नों को पलटने पर ही मिलेंगे। तो सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के विंसेजा के पास एक छोटे से गांव लुसियाना में हुआ था। उनका असली नाम एडविगे इंटोनिया अल्बिना मेनो था। उनके पिता स्टेफानो मेनो एक साधारण बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर थे। उनका परिवार बेहद रूढ़िवादी और कैथोलिक था। सोनिया का बचपन एक साधारण मिडिल क्लास माहौल में बीता, जहां अनुशासन बेहद कड़ा था। उनके पिता चाहते थे कि लड़कियां ज्यादा बाहर ना निकले और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। सोनिया का मन कुछ बड़ा करने का था। वो सिर्फ इटली की उस छोटे से गांव तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। अपनी अंग्रेजी को सुधारने और एक बेहतर भविष्य की तलाश में साल 1965 में सोनिया गांधी इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर चली गई। वहां उन्होंने बेल एजुकेशन ट्रस्ट के लैंग्वेज स्कूल में दाखिला लिया। कैम्ब्रिज जैसी जगह पर रहना और पढ़ाई करना एक साधारण घर की लड़की के लिए आसान नहीं था। खर्चे पूरे करने के लिए सोनिया ने वहां एक मशहूर ग्रीक रेस्टोरेंट द वर्सिटी में पार्ट टाइम वेट्रेस के तौर पर काम करना शुरू किया। ये वो दौर था जब वो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तलाश रही थी, बिना ये जाने कि किस्मत ने उनके लिए क्या तय कर रखा था। तभी साल 1965 की एक सर्द दोपहर को उस रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात एक भारतीय लड़के से हुई, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी थे। राजीव अपनी सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। जब राजीव ने सोनिया को पहली बार देखा तो वो उनकी सादगी पर दिल हार बैठे। राजीव ने रेस्टोरेंट के मालिक चार्ल्स एंटोनी को एक्स्ट्रा पैसे देकर सोनिया की टेबल के पास वाली सीट बुक कर ली थी, ताकि वो उनसे बात कर सके। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। सोनिया को शुरुआत में बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के से वो बात कर रही है वो भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का वारिस है। जब उन्हें पता चला कि राजीव भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे हैं तो वो हैरान रह गई। लेकिन राजीव का स्वभाव इतना जमीन से जुड़ा हुआ था कि सोनिया का डर जल्दी खत्म हो गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। वे कैम्ब्रिज की सड़कों पर घूमते, नदियों के किनारे घंटों बातें करते। ये सोनिया की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और बेफिक्र दौर था। वहीं जब सोनिया गांधी के पिता स्टेफानो मेनो को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वो बेहद नाराज हुए। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इतनी दूर किसी दूसरे देश और पूरी तरह अलग संस्कृति वाले परिवार में जाए। उन्होंने सोनिया के सामने एक शर्त रखी कि वो कम से कम 1 साल तक राजीव से ना मिले और अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। सोनिया ने पिता की बात मान ली, लेकिन उनका प्यार कम नहीं हुआ। आखिरकार साल 1968 में सोनिया गांधी पहली बार भारत आई। जब सोनिया दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरी तो उनके मन में घबराहट थी। एक अनजान देश, अनजान भाषा और एक ऐसा परिवार जो हमेशा सुर्खियों में रहता था। इंदिरा गांधी ने सोनिया का स्वागत बेहद गर्मजोशी से किया। सोनिया को सीधे प्रधानमंत्री निवास में रखने के बजाय बच्चन परिवार के घर यानी हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर ठहराया गया, ताकि वो भारतीय तौर तरीके सीख सके और खुद को यहाँ के माहौल में ढाल सके। तेजी बच्चन ने सोनिया को साड़ी पहनना और भारतीय रीति रिवाज सिखाए। फिर 25 फरवरी 1968 को राजीव गांधी और सोनिया मेनो की शादी बेहद सादगी के साथ सफदरगंज रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास के पिछले हिस्से में हुई और इस शादी के साथ ही एडविगो एंटोनिया अल्बिना मेनो आधिकारिक तौर पर सोनिया गांधी बन गई। शुरुआती सालों में सोनिया गांधी खुद को राजनीति से कोसों दूर रखती थी। उन्हें भारतीय राजनीति के दांवपेच बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। राजीव गांधी भी इंडियन एयरलाइंस में पायलट की नौकरी कर रहे थे और दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। साल 1970 में उनके बेटे राहुल गांधी और 1972 में बेटी प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। सोनिया एक आदर्श बहू और मां की भूमिका निभा रही थी। वो इंदिरा गांधी के सुख दुख के साथी बन चुकी थी। इंदिरा गांधी जी भी अपनी इस विदेशी बहू को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और अक्सर सोनिया ही घर की रसोई और मेहमानों की देखरेख का काम संभालती थी। लेकिन सोनिया गांधी की ये शांत और सुखी जिंदगी बहुत लंबी नहीं चलने वाली थी। साल 1980 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने नेहरू गांधी परिवार की नींव हिलाकर रख दी। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी संजय गांधी की एक विमान हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। संजय गांधी की मौत ने इंदिरा गांधी को पूरे तरीके से तोड़ दिया। अब उनके पास कोई ऐसा नहीं था जो उनके राजनीतिक साम्राज्य को संभाल सके।
यहीं से शुरू होता है सोनिया गांधी की जिंदगी का वो दौर जहां से उनके डर और राजनीति के बीच की कश्मकश खुलकर सामने आती है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनके बड़े बेटे राजीव गांधी अब राजनीति में कदम रखे और अपनी मां का हाथ बटाए, लेकिन सोनिया गांधी इसके सख्त खिलाफ थी। सोनिया गांधी को अच्छी तरह मालूम था कि भारत में सत्ता की कुर्सी के पीछे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो जानती थी कि नेहरू गांधी परिवार का हिस्सा होने का मतलब है हर वक्त मौत के साए में जीना। लेकिन फिर जब राजीव गांधी ने राजनीति में आने का मन बनाया तो सोनिया गांधी उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सफदरगंज रोड के घर के बंद कमरों में राजीव और सोनिया के बीच तीखी बहस हुई। सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई। उन्होंने राजीव से मिन्नतें की कि वो राजनीति में ना जाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि राजनीति मेरे पति को छीन लेगी, मेरे बच्चे के पिता को मार डालेगी। सोनिया का ये डर कोई मामूली डर नहीं था। वो जानती थी कि राजनीति का ये रास्ता सीधे मौत के कुएं की तरफ जाता है। लेकिन राजीव गांधी पर अपनी मां की मदद करने का भारी दबाव था। देश की परिस्थितियां ऐसी थी कि राजीव पीछे नहीं हट सकते थे। आखिरकार राजीव गांधी ने राजनीति में कदम रख ही दिया और साल 1981 में वो अमेठी से सांसद चुने गए। सोनिया गांधी के दिल में जो डर बैठ गया था वो अब हर रोज उन्हें सताने लगा था और आखिरकार सोनिया गांधी का वो डर 31 अक्टूबर 1984 की सुबह सच साबित हो गया। सुबह के करीब 9:15 बजे थे। इंदिरा गांधी अपने घर सफदरगंज रोड से निकलकर बगल के अकबर रोड ऑफिस की तरफ पैदल जा रही थी। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी बगीचे के रास्ते से गुजरी, वहां तैनात उनके अपने ही सिख बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपनी बंदूकों से कुल 30 से ज्यादा गोलियां इंदिरा गांधी के जिस्म में उतार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर सोनिया गांधी चिल्लाते हुए बगीचे की तरफ गई। वहां का मंजर खौफनाक था। इंदिरा गांधी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। सोनिया ने बिना वक्त गवाए इंदिरा गांधी के सिर को अपनी गोद में रख लिया। एम्बुलेंस का अता पता नहीं था, इसलिए इंदिरा जी को सरकारी एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर लिटाया गया। सोनिया गांधी कार में इंदिरा जी का खून बहने से रोकने के लिए उनके घावों को अपने हाथों से दबाए हुए थी। सोनिया के कपड़े पूरे तरीके से खून से सने हुए थे। सफदरगंज अस्पताल और फिर एम्स ले जाते वक्त सोनिया गांधी लगातार रो रही थी और इंदिरा जी को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक इंदिरा गांधी दम तोड़ चुकी थी। इस घटना ने सोनिया गांधी को अंदर तक झकझोर दिया। उनका सबसे बड़ा सहारा, उनकी सास जो उनके लिए माँ जैसी थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन ट्रेजेडी अभी खत्म नहीं हुई थी। इंदिरा गांधी की मौत के तुरंत बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। दिल्ली की सड़कों पर खून बह रहा था और इसी बेहद तनावपूर्ण माहौल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राजीव गांधी पर प्रधानमंत्री बनने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सोनिया गांधी एक बार फिर राजीव गांधी के सामने आकर खड़ी हो गई। एम्स के कोने में जहां इंदिरा जी का शव रखा हुआ था, सोनिया ने राजीव का हाथ पकड़कर भीख मांगी कि वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ना ले। उन्होंने राजीव से कहा वो तुम्हें भी मार डालेंगे, लेकिन राजीव गांधी ने बेहद शांत स्वर में कहा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इस वक्त देश को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। 31 अक्टूबर 1984 की रात को ही राजीव गांधी ने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सोनिया गांधी भारत की फर्स्ट लेडी बन गई। उन्होंने देश विदेश के दौरों पर मजबूरी में राजीव गांधी का साथ दिया, लेकिन सोनिया कभी भी सीधे तौर पर सरकारी फैसलों में दखल नहीं देती थी। वो पर्दे के पीछे रहकर सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगी रही। राजीव गांधी के 5 साल का कार्यकाल बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। बोफोर्स घोटाले के आरोपों ने राजीव की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया और 1989 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। सत्ता जाने के बाद भी सोनिया गांधी को चैन नहीं था। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि राजीव गांधी पर कभी भी हमला हो सकता है और आखिरकार वो काली रात आ ही गई, जिसका डर सोनिया को पिछले 7 सालों से हर दिन हर सेकंड सता रहा था। साल 1991 के आम चुनाव का प्रचार चल रहा था। राजीव गांधी देश भर में रैलियां कर रहे थे। 21 मई 1991 को राजीव गांधी तमिलनाडु में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक थी। रात के करीब 10 बजे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म यानी LTTE की एक आत्मघाती हमलावर हार लेकर राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो राजीव गांधी के पैर छूने के लिए नीचे झुकी, उसने अपनी कमर पर बंधे RTX वाले बेल्ट का बटन दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। राजीव गांधी के शरीर के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली के जनपद आवास पर जब ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। सोनिया गांधी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनका वो डर, जिसे वो सालों से अपनी छाती पर लगाए बैठी थी, हकीकत बन चुका था। उनके पति, उनके बच्चों के पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी पूरे तरीके से टूट गई। उन्होंने खुद को जनपद आवास के अंधेरे कमरों में कैद कर लिया।
कई महीनों तक वो किसी से नहीं मिली। कांग्रेस के नेता उनके पास आते, उनसे पार्टी की कमान संभालने की भीख मांगते, लेकिन सोनिया का एक ही जवाब होता, मुझे और मेरे बच्चों को बख्श दो, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद आखिरकार मजबूरी में पीवी नरसिम्हा राव को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। नरसिम्हा राव के 5 साल के कार्यकाल के दौरान सोनिया गांधी पूरी तरह बैकस्टेज में रही, लेकिन इस दौरान उनके और नरसिम्हा राव के रिश्तों में खटास आने लगी थी। जनपद आवाज को लगने लगा था कि नरसिम्हा राव जानबूझकर राजीव गांधी हत्याकांड की जांच को धीमा कर रहे हैं और नेहरू गांधी परिवार के वफादारों को दरकिनार कर रहे हैं। 1996 के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और पार्टी के अंदर नरसिम्हा राव के खिलाफ बगावत शुरू हो गई, जिसके बाद सीताराम केसरी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। केसरी एक बुजुर्ग और पारंपरिक नेता थे, लेकिन उनके नेतृत्व में भी पार्टी संभल नहीं पा रही थी। पार्टी के कई कद्दावर नेता टूटने लगे थे। ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी अलग पार्टी बना ली। जी.के. मुपनार ने तमिलनाडु में एक अलग रास्ता चुन लिया। कांग्रेस खत्म होने की कगार पर थी। वफादार नेताओं ने एक बार फिर सोनिया गांधी के दरवाजे पर दस्तक दी। उनसे कहा गया कि अगर वो अब भी बाहर नहीं आई तो कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा और बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। अपने पति के बनाए संगठन को बिखरते हुए देखना सोनिया गांधी के लिए आसान नहीं था। उन्हें लगा कि अगर कांग्रेस खत्म हो गई तो उनके बच्चों राहुल और प्रियंका का राजनीतिक भविष्य भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आखिरकार सालों के सन्नाटे को तोड़ते हुए सोनिया गांधी ने दिसंबर 1997 में ऐलान किया कि वो अगले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी। ये भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सोनिया गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री तो हो गई थी, लेकिन वो सिर्फ एक स्टार प्रचारक बनकर रहने वाली नहीं थी। असली सत्ता तो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी में थी, जिस पर उस वक्त सीताराम केसरी काबिज थे। यहीं से सोनिया गांधी की छवि एक बेबस विधवा से बदलकर एक बेहद चालाक और कड़क राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभरनी शुरू होती है। ये साल 1998 की शुरुआत का समय था। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को फिर से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही थी। कांग्रेस के भीतर सोनिया गांधी के वफादार गुट ने सीताराम केसरी को हटाने का पूरा मन बना लिया था। इस गुट में प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, जितेंद्र प्रसाद और शरद पवार जैसे बड़े नेता शामिल थे। 14 मार्च 1998 को दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाई गई। ये बैठक इतिहास की सबसे कंट्रोवर्शियल बैठकों में से एक होने वाली थी। सीताराम केसरी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके खिलाफ तख्तापलट की तैयारी हो चुकी है। जैसे ही बैठक शुरू हुई, प्रणब मुखर्जी ने एक प्रस्ताव पढ़ा जिसमें सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का न्योता दिया गया था। सीताराम केसरी इस पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये पूरे तरीके से असंवैधानिक है और एक मौजूदा अध्यक्ष को इस तरीके से हटाया नहीं जा सकता। बहस इतनी बढ़ गई कि केसरी गुस्से में बैठक छोड़कर अपने दफ्तर की तरफ जाने लगे। तभी जो हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के दावों के मुताबिक सोनिया गांधी के वफादार कार्यकर्ताओं और कुछ नेताओं ने मिलकर सीताराम केसरी को रोकने की कोशिश की। उनके साथ धक्का मुक्की हुई। उनका कुर्ता तक फटने की नौबत आ गई। हद तो तब हो गई जब बुजुर्ग सीताराम केसरी को कांग्रेस दफ्तर के ही एक बाथरूम में बंद कर दिया गया ताकि वो बैठक में वापस आकर कोई अड़ंगा न डाल सके। इस बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आनन फानन में प्रस्ताव पास किया और सोनिया गांधी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया। जब सीताराम केसरी बाथरूम से बाहर निकले तो उनकी नेम प्लेट को उखाड़कर फेंक दिया गया और उनकी जगह सोनिया गांधी के नाम की तख्ती लगा दी गई थी। एक बुजुर्ग नेता जिसने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को दी थी, उसे इस तरह से बेइज्जत करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस घटना ने सोनिया गांधी की छवि पर पहला बड़ा दाग लगाया। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष तो बन गई, लेकिन उनकी चुनौतियां भी शुरू हुई थी। साल 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई तो सोनिया गांधी राष्ट्रपति के पास गई और दावा किया कि हमारे पास 272 सांसदों का समर्थन है और हम सरकार बनाएंगे। लेकिन सोनिया गांधी का ये दावा खोखला साबित हुआ क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने ऐन मौके पर उन्हें समर्थन देने से मना कर दिया। सोनिया गांधी की इस जल्दबाजी और नाकामी ने उनकी राजनीतिक मैच्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए। इसी दौरान कांग्रेस के भीतर ही उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के नेतृत्व को चुनौती दे दी। 15 मई 1999 को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शरद पवार ने सीधा मुद्दा उठाया कि भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री कोई विदेशी मूल का व्यक्ति कैसे हो सकता है। उन्होंने मांग की कि संविधान में संशोधन होना चाहिए ताकि देश के सर्वोच्च पदों पर सिर्फ भारत में जन्मे नागरिक ही बैठ सके। ये सोनिया गांधी के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। वो पिछले 30 सालों से भारत में रह रही थी। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपनाया, अपने पति को खोया था और अब उनके साथी ही उन्हें विदेशी कहकर खारिज कर रहे थे।
सोनिया गांधी बेहद आहत हुई। उन्होंने तुरंत कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया और जनपद आवास में जाकर बैठ गई। पूरी कांग्रेस कमेटी में हड़कंप मच गया। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता जनपद आवास के बाहर जमा हो गए। कई नेताओं ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। सोनिया गांधी के बिना कांग्रेस के अस्तित्व की कल्पना करना भी मुश्किल था। आखिरकार पार्टी ने शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर को 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद इन तीनों नेताओं ने मिलकर एनसीपी का गठन किया। सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन विदेशी मूल का यह मुद्दा हमेशा के लिए उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। साल 1999 के लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी के लिए अग्नि परीक्षा थे। विरोधी दल, खासकर बीजेपी, सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर आक्रामक थे। सोनिया गांधी ने सुरक्षित रहने के लिए 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला किया। पहली सीट थी नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीट उत्तर प्रदेश की अमेठी और दूसरी सीट थी दक्षिण भारत के कर्नाटक की बेल्लारी। बेल्लारी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, जहां से पार्टी कभी नहीं हारी थी। लेकिन बीजेपी ने इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प और कड़ा बनाने के लिए अपनी सबसे आक्रामक और प्रखर वक्ता सुषमा स्वराज को सोनिया गांधी के खिलाफ मैदान में उतार दिया। सुषमा स्वराज ने बेल्लारी में डेरा डाल दिया। उन्होंने कन्नड़ भाषा सीखी और अपनी जनसभाओं में सीधे सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, ये चुनाव भारत की बेटी और इटली की बेटी के बीच का मुकाबला है। सुषमा का ये नारा पूरे देश में गूंज उठा। उन्होंने सोनिया गांधी को सीधे चुनौती दी कि वो बिना पर्चा पढ़े हिंदी या कन्नड़ में भाषण देकर दिखाए। सोनिया गांधी के लिए चुनाव बेहद तनावपूर्ण था। उन्होंने बेल्लारी की सड़कों पर धूल फांकी, घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। हालांकि चुनाव के नतीजों में सोनिया गांधी बेल्लारी और अमेठी दोनों सीटों से जीत गई, लेकिन सुषमा स्वराज ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। सोनिया गांधी ने बाद में बेल्लारी सीट छोड़ दी और अमेठी की सांसद बनी रही। वो संसद में विपक्ष की नेता चुनी गई, जहां उनका सामना देश के सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी से होना था। संसद के भीतर सोनिया गांधी की शुरुआती हिचकिचाहट और पर्चा पढ़कर बोलने की आदत का अक्सर मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहती रही और अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी रही। साल 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि कांग्रेस वापसी कर सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बेहद लोकप्रिय थी और बीजेपी इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ पूरे आत्मविश्वास में थी। लेकिन सोनिया गांधी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बेहद शांत लेकिन बेहद असरदार रणनीति अपनाई। सोनिया गांधी ने पूरे देश का दौरा किया। वो सुरक्षा घेरा तोड़कर आम लोगों से मिली, उनके दुख दर्द को सुना। उन्होंने कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ का नारा दिया, जो सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के दिल को छू गया। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने पहली बार गठबंधन की राजनीति को भी स्वीकारा। वो खुद चलकर रामविलास पासवान और मायावती जैसे नेताओं के घर गई ताकि एक मजबूत विपक्ष तैयार किया जा सके। जब 13 मई 2004 को चुनाव के नतीजे आए तो उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। बीजेपी की इंडिया शाइनिंग हवा हो चुकी थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने सहयोगियों के साथ मिलकर यूपीए का गठन किया। सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। ये तय था कि सोनिया गांधी भारत की अगली प्रधानमंत्री बनने जा रही है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर 18 मई 2004 को जो हुआ उसने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक सबसे बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया, जो आज भी पूरे तरीके से सुलझ नहीं पाया। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सांसदों की बैठक बुलाई। हर कोई सोच रहा था कि वो शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान करेंगी, लेकिन सोनिया गांधी ने माइक संभाला और बेहद शांत स्वर में कहा, मैंने हमेशा माना है कि प्रधानमंत्री पद मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मुझे ये पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं नम्रता पूर्वक प्रधानमंत्री बनने से इनकार करती हूँ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कांग्रेस सांसद रोने लगे, चिल्लाने लगे। कुछ नेताओं ने तो वहीं जमीन पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। प्रियंका और राहुल गांधी शांत स्वभाव से अपनी मां को देख रहे थे। सोनिया गांधी ने इस फैसले को अपनी अंतरात्मा की आवाज बताया, लेकिन विरोधी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों का दावा कुछ और ही था। असल में जैसे ही सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात साफ हुई, देश के भीतर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती और गोविंदाचार्य ने आंदोलन की धमकी दी थी। सबसे बड़ा कदम उठाया था सुषमा स्वराज ने। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर कोई विदेशी महिला भारत की प्रधानमंत्री बनती है तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगी, सफेद साड़ी पहनेंगी, जमीन पर सोएंगी और केवल उबले हुए चने खाएंगी। लेकिन असली कानूनी पेच कहीं और फंसा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक पत्र लिखा था, जिसमें भारतीय नागरिकता कानून धारा 5(1)(e) का हवाला दिया गया था। इसके तहत चूंकि इटली के कानून में किसी भारतीय को वहां का प्रधानमंत्री बनने की इजाजत नहीं थी, इसलिए पारस्परिक समझौते के तहत सोनिया गांधी भी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी।
दावों के मुताबिक राष्ट्रपति कलाम ने भी सोनिया गांधी को इस कानूनी अड़चन के बारे में आगाह किया था। सोनिया को लगा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनती है तो देश में एक बहुत बड़ा संवैधानिक और सामाजिक टकराव खड़ा हो जाएगा, जिससे उनकी और उनके बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। इस भारी दबाव और कानूनी जाल के कारण सोनिया गांधी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े, लेकिन उन्होंने इस मजबूरी को एक बेहद मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया। उन्होंने खुद पीछे हटकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। इस एक फैसले ने सोनिया गांधी को रातों रात एक त्याग मूर्ति बना दिया, जिसने सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी को लात मार दी थी। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद तो छोड़ दिया, लेकिन सत्ता की असली चाबी उन्हीं के पास रही। वो यूपीए की चेयरपर्सन बनी और साथ ही नेशनल एडवाइजरी काउंसिलिंग यानी एनएससी की अध्यक्ष भी बनी। एनएससी एक ऐसी संस्था थी जिसमें देश के बड़े बड़े एक्टिविस्ट, अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। इस एनएससी को कैबिनेट रैंक का दर्जा हासिल था। आलोचकों का कहना था कि ये देश की असली सरकार थी, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से भी ज्यादा ताकतवर थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जरूर थे, लेकिन हर बड़ा फैसला, हर नीतिगत फाइल पहले जनपद आवाज जाती थी, जहां सोनिया गांधी की मंजूरी के बाद ही उस पर आगे का काम होता था। इसी दौरान सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लागू की जिन्होंने भारत के ग्रामीण लैंडस्केप को पूरे तरीके से बदल दिया। मनरेगा, जिसके तहत गरीबों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई, राइट टू इंफॉर्मेशन और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून इसी एनएससी की देन थे। सोनिया गांधी की छवि गरीबों और वंचितों की मसीहा के रूप में स्थापित होने लगी थी, लेकिन इस दौर में भी सोनिया गांधी पर कई गंभीर आरोप लगे। बीजेपी और विपक्ष का कहना था कि सोनिया गांधी देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है और एक रबर स्टैंप सरकार चला रही है। संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ने बाद में इस बात की पुष्टि की कि कैसे महत्वपूर्ण फाइलें सीधे जनपद आवास में भेजी जाती थी और पीएमओ की ताकत को बेहद कमजोर कर दिया गया था। सोनिया गांधी की सत्ता का ये शिखर था, लेकिन इसी शिखर के पीछे कई ऐसे बड़े विवाद पनप रहे थे जो आगे चलकर पूरी कांग्रेस सरकार और खुद सोनिया गांधी के वजूद को हिलाकर रखने वाले थे। साल 2012 में बीजेपी नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ऐसा मुकदमा दायर किया जिसने नेहरू गांधी परिवार के सबसे बड़े गढ़ पर सीधा हमला बोला। ये मामला था नेशनल हेराल्ड का। नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत साल 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह अखबार एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल नाम की कंपनी चलाती थी। समय के साथ यह अखबार भारी घाटे में चला गया और साल 2008 में इस पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया, जिसके बाद यह अखबार बंद हो गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने फंड से एजेएल को बिना किसी ब्याज के 90 करोड़ रुपए का लोन दे दिया था ताकि वो अपना कर्ज चुका सके, लेकिन असली खेल साल 2010 में शुरू हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई, जिसमें इन दोनों की हिस्सेदारी 76% थी। बाकी की हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस जैसे वफादारों के पास थी। आरोप लगा कि इस नई कंपनी यानी यंग इंडियन ने सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान करके कांग्रेस पार्टी से एजेएल को दिए गए 90 करोड़ रुपए के कर्ज वसूलने का अधिकार अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया। इसका सीधा मतलब ये था कि एजेएल अब यंग इंडियन की देनदार बन गई और चूंकि एजेएल के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और पटना जैसे प्राइम लोकेशन पर हजारों करोड़ रुपए की सरकारी जमीनें और इमारतें थी, इसलिए यंग इंडिया के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी इनडायरेक्ट रूप से उन सभी संपत्तियों के मालिक बन गए। ये मामला जैसे ही कोर्ट पहुंचा, देश की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्ष ने सोनिया गांधी पर सीधे तौर पर धोखाधड़ी, हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए। ईडी ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। सोनिया गांधी, जो कभी देश की सबसे ताकतवर महिला थी, उन्हें अपने बेटे राहुल गांधी के साथ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना पड़ा। सोनिया गांधी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और नेहरू गांधी परिवार की विरासत को बदनाम करने की साजिश बताया, लेकिन इस केस ने सोनिया गांधी की बेदाग छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। कोर्ट के चक्कर काटने और ईडी की पूछताछ ने जनपद आवास के रसूख को जनता की नजरों में बेहद कमजोर बना दिया। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और साल 2009 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए ने दोबारा जीत हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार सरकार की राह आसान नहीं थी। यूपीए 2 का कार्यकाल इतिहास में घोटालों के दौर के रूप में दर्ज होने जा रहा था। एक के बाद एक कई बड़े फाइनेंशियल महाघोटाले सामने आने लगे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कोयला घोटाला और टाटा कम्युनिकेशन से लेकर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी तक हर तरफ से भ्रष्टाचार की खबरें मीडिया की हेडलाइन बनने लगी थी। सीएजी के रिपोर्ट ने लाखों करोड़ रुपए का नुकसान का दावा किया। हालांकि इन घोटालों में सीधे तौर पर सोनिया गांधी का नाम किसी भी चार्जशीट में नहीं था, लेकिन विपक्ष, खासकर बीजेपी के उभरते नेता नरेंद्र मोदी ने इसे जनपद आवास की लूट करार दिया। अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और किरण बेदी के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने दिल्ली की सड़कों पर सोनिया गांधी की सत्ता के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल खड़ा कर दिया।
इसी दौरान सोनिया गांधी एक और मोर्चे पर संघर्ष कर रही थी। राहुल गांधी को पार्टी का नेतृत्व सौंपने की तैयारी। वो चाहती थी कि राहुल धीरे धीरे कमान संभाले। लेकिन साल 2013 में जब राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के लाए गए एक दागी सांसदों को बचाने वाले अध्यादेश को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेआम फाड़ दिया तो सोनिया गांधी की पूरी राजनीतिक रणनीति चरमरा गई। राहुल के इस कदम ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अथॉरिटी को जनता के सामने पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया। सोनिया गांधी एक तरफ बेटे के राजनीतिक इमेच्योरिटी से परेशान थी तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सेहत भी उनका साथ छोड़ रही थी। उन्हें इलाज के लिए बार बार अमेरिका के स्लोअन केटरिंग कैंसर सेंटर जाना पड़ रहा था। सत्ता पर से उनकी पकड़ ढीली हो रही थी और ठीक इसी वक्त 2014 के आम चुनाव का बिगुल बज गया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव नेहरू गांधी परिवार के इतिहास का सबसे बुरा दौर साबित हुआ। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने अपने आक्रामक भाषणों में सोनिया गांधी को रिसीवर ऑफ करप्शन और कांग्रेस को मां बेटी की सरकार कहकर सीधा निशाना बनाया। जब 16 मई 2014 को चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। पार्टी को संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद पाने के लायक सीटें भी नहीं मिली। सोनिया गांधी ने खुद प्रेस के सामने आकर इस करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी ली। उनके चेहरे की शिकन और उदासी ये साफ बयां कर रही थी कि उनके जीवन का सबसे लंबा पॉलिटिकल डिक्लाइन शुरू हो चुका है। इसके बाद के सालों में सोनिया गांधी की भूमिका धीरे धीरे कम होने लगी। साल 2017 में उन्होंने आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी को सौंप दी। लेकिन साल 2019 के चुनावों में एक बार फिर से कांग्रेस की बुरी हार हुई, जिसके बाद राहुल गांधी ने हताश होकर इस्तीफा दे दिया। पार्टी के भीतर मचे आंतरिक घमासान और असंतुष्ट नेताओं के विद्रोह के कारण ढलती उम्र और खराब तबीयत के बावजूद सोनिया गांधी को एक बार फिर अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कमान संभालनी पड़ी। ये सोनिया के लिए एक दर्दनाक दौर था, जहां वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए मजबूर थी। लेकिन अब समय आ गया है इस पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से देखने का। पिछले कई सालों से मीडिया, राजनीतिक विरोधियों और नैरेटिव बिल्डर्स ने सोनिया गांधी को एक बेहद चालाक, सत्ता की भूखी, विदेशी साजिशकर्ता और भारतीय लोकतंत्र को पर्दे के पीछे से नियंत्रित करने वाली एक विलन के रूप में पेश किया। लेकिन अगर हम राजनीति के चश्मे को थोड़ा उतारकर इतिहास के पन्नों, तारीखों और इनसाइडर रिपोर्ट को दोबारा से खंगाले तो कुछ बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। क्या सचमुच सोनिया गांधी इतनी ताकतवर और शातिर थी, या फिर वो खुद भारतीय राजनीति की एक बेहद क्रूर चक्रव्यूह की शिकार बनी? आइए सबसे पहले उस विवाद की पड़ताल करते हैं जिसने सोनिया गांधी को सत्ता की भूखी दिखाया। सीताराम केसरी का तख्ता पलट। नैरेटिव ये बनाया गया कि सोनिया ने जबरन एक बुजुर्ग नेता को बेइज्जत करके कुर्सी छीनी। लेकिन उस दौर के कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे और राजनीतिक रिकॉर्ड्स को देखें तो सच ये था कि सीताराम केसरी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तरह बिखर रही थी। शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक पार्टी के लोग अपनी डफली अपना राग बजा रहे थे। अगर सोनिया गांधी उस वक्त सामने न आती तो कांग्रेस शायद साल 2000 से पहले ही इतिहास का हिस्सा बन जाती। उनके वफादारों ने जो कुछ किया वो पार्टी के अस्तित्व को बचाने की एक बेताब और शायद थोड़ी आक्रामक कोशिश थी, जिसे सोनिया ने खुद लीड नहीं किया था बल्कि पार्टी के दबाव में स्वीकार किया था। दूसरा सबसे बड़ा आरोप, 2004 में प्रधानमंत्री पद को छोड़ना एक नाटक था। सुब्रमण्यम स्वामी और विपक्ष का दावा था कि नागरिकता कानून की वजह से राष्ट्रपति कलाम उन्हें शपथ नहीं दिलवाना चाहते थे। लेकिन साल 2012 में खुद राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा टर्निंग पॉइंट में इस झूठ की पूरे तरीके से पर्दाफाश कर दिया। कलाम ने साफ साफ लिखा था कि सोनिया गांधी के पास पूरा बहुमत था और वो उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए पूरे तरीके से तैयार थे। लेकिन ये सोनिया का अपना व्यक्तिगत फैसला था कि उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया। जरा सोचिए, जो महिला वाकई इतनी महत्वाकांक्षी होती, क्या वो अपनी इच्छा से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री पद को लात मार देती? क्या किसी कानून पेच के डर से कोई ऐसा पद छोड़ता है जिसके लिए लोग अपनी जान दे देते हैं? सच तो ये है कि सोनिया ने सत्ता के उस कांटों भरे ताज को पहनने से इसलिए मना किया क्योंकि वो अपने पति राजीव और सास इंदिरा की तरह गोलियों का शिकार बनना नहीं चाहती थी। उनका ये फैसला राजनीतिक नहीं बल्कि एक माँ का अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक इंसानी डर था। तीसरी बात, नेशनल हेराल्ड और भ्रष्टाचार के आरोप। मीडिया ने इसे एक बहुत बड़ा स्कैम बनाकर पेश किया, लेकिन अगर हम अदालती दस्तावेजों को गहराई से देखें तो यंग इंडियन कंपनी से सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने आज तक 1 रुपए का भी डिविडेंड या पर्सनल प्रॉफिट नहीं निकाला है। वो कंपनी कानूनन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसकी संपत्तियों को कोई भी व्यक्ति अपने निजी इस्तेमाल के लिए कभी भी बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी जो संपत्ति कानूनन आपकी जेब में एक पैसा नहीं डाल सकती, उसे फाइनेंशियल घोटाला कहना राजनीतिक रूप से भले ही फायदेमंद हो, लेकिन कानूनी रूप से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सोनिया गांधी ने भारत की सत्ता में जितना पाया उससे कई ज्यादा देश की मिट्टी में खोया है।
एक 21 साल की विदेशी लड़की जो अपनी भाषा, अपना देश, अपना खाना और अपना पूरा परिवेश छोड़कर सिर्फ एक शख्स के प्यार में भारत आई थी, उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ जैसी सास को खून से लथपथ देखा। उसने अपने जीवन साथी के चिथड़े उड़ते हुए देखा। सालों तक जनपद आवास के एकांत और भारी सुरक्षा के बीच जीते हुए सोनिया गांधी ने जो मानसिक और शारीरिक यातना झेली, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। राजनीति में आने के बाद उन्हें हर रोज विदेशी, इटालियन, क्रिश्चियन जैसी पहचान के तानों से नवाजा गया। उनके चरित्र पर कीचड़ उछला गया। उन्होंने अपनी बीमारी को देश से छुपाया ताकि उनकी कमजोरी का राजनीतिक फायदा न उठाया जा सके। एक महिला जिसने अपनी पूरी जवानी और अपना सुहाग इस देश की राजनीति में झोंक दिया, उसे सिर्फ एक विलन के रूप में देखना इतिहास के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। आज 2026 में सोनिया गांधी लगभग 80 वर्ष की हो चुकी है। अब वो सक्रिय राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले चुकी है। दिल्ली के जनपद आवास में उनकी जिंदगी अब बेहद शांत है। उनका अधिकांश समय किताबों, अपने पालतू कुत्तों और अपने पोते पोतियों के साथ बीतता है। उनकी सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो उनकी चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास सांसद के रूप में मिलने वाली पेंशन और सैलरी के अलावा इटली में एक पुश्तैनी संपत्ति में छोटा सा हिस्सा है। उनके पास कोई अपनी निजी कार नहीं है और उनकी कुल संपत्ति भारत के आम कॉर्पोरेट नेताओं की तुलना में बेहद सीमित है। आज सोनिया गांधी की विरासत को किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता। समर्थकों के लिए वो एक ऐसी त्यागमूर्ति और मसीहा है जिन्होंने मनरेगा जैसी योजनाओं से करोड़ों गरीबों के पेट में अन्न पहुंचाया। विरोधियों के लिए वो एक ऐसी विदेशी साया है जिन्होंने भारत में एक रिमोट कंट्रोल सरकार चलाकर देश की संस्थाओं को कमजोर किया। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनका ये सफर आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे अनोखी, सबसे रोमांचक और सबसे कंट्रोवर्शियल कहानियों में से एक है। एक साधारण लड़की का सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने और फिर गुमनामी के दौर में चले जाने का ये साइकिल हमें सत्ता की नश्वरता की याद दिलाता है। तो दोस्तों, सोनिया गांधी के इस पूरे सफर को देखने और समझने के बाद अब असली फैसला आपको करना है। आपके हिसाब से सोनिया गांधी की हकीकत क्या है? क्या वो एक मजबूर माँ, देश की सेवा में अपना सब कुछ गवा देने वाली एक पीड़ित महिला थी, या फिर पर्दे के पीछे से पूरी व्यवस्था को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाली एक बेहद चालाक और शक्तिशाली राजनीतिक खिलाड़ी थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।